बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाजरीन, पहली दरखास्त तो मेरी आपसे ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बगैर किसी वक्फे के और रुकावट के आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ा अहम केस जो है वो ज़ेर समाअत था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो केस ज़ेर समाअत था उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है और उसमें फाजिल जजेस साहबान ने क्या कहा है, इस पे भी आपसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपसे ये बात भी करेंगे कि वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और इनका जो रोल कानून की नज़र में और आइन की नज़र में जो मुतय्यन है, जो जिसका कहा गया है कि इनका ये ड्यूटी है, ये काम है, क्या इन्होंने ये काम किया है या नहीं, इस पर भी आपसे बात होगी। नाजरीन, 90 दिन में इलेक्शन होना है या नहीं होना, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वजारत खजाना ने और वजारत दिफा ने कल अपनी रिपोर्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात की थी कि खबर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन दो एजेंसीज के सरबराह और सेक्रेटरी दिफा जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात में कुछ बातें ज़ाहिर है इलेक्शन के हवाले से होनी थी, तो उसकी आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी तस्दीक कर दी, अटारनी जनरल साहब ने भी तस्दीक कर दी और अटारनी जनरल साहब ने ये भी कहा है कि डीजीएमओ ने मेरी दरखास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी है। अब समाज जो कुछ हुई है उसमें उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज रिमार्क्स जो थे वो बड़े, मैं समझता हूँ कि लैंडमार्क किस्म के रिमार्क थे। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हों तो कोई गुंजाइश निकल सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि अब ये जो मुंजमद सियासी सिस्टम था, अगर वो चलना शुरू हो गया तो आप क्या आप तसादुम चाहते हैं। और फिर ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कौम की तकलीफ देखें, इस इलेक्शन वाले मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन जो है वो 90 दिन में आइन के मुताबिक लाजमी है और ये फिर सियासी इंसाफ का मामला है जिसका फैसला जो है वो अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये वजारत दिफा और वजारत खजाना और ये सारी रिपोर्ट्स थी कि जी इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को करा दिया जाए, तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने इस पर भी सवाल किया कि 8 अक्टूबर की क्या गारंटी है। और पहले चूंकि जो हुकूमत के हीले बहाने थे वो ये थे कि मुल्क में अमन अमान का मसला है, फोर्सेस दस्तयाब नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, तो फिर एक सवाल ये भी आया कि जी अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर वो आर्टिकल 245 जो इमरजेंसी वाली बात है उसकी कि हुकूमत वो इख्तियार अपना क्यों नहीं इस्तेमाल करती। और फिर ये भी कहा गया, यानी एक जो वाज़ेह पैगाम दिया गया वो ये है कि बता दिया गया हुकूमत पाकिस्तान को, ये मैसेज कन्वे कर दिया गया थ्रू अटॉर्नी जनरल के कि अगर इस मामले पर जल्द ही कोई कानून के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद ना किया गया तो इसके नतायज जो है वो गैर मामूली हो सकते हैं। और ये भी वाज़ेह कहा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि हम फैसले से नहीं हटेंगे। और फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट में रिमार्क्स आए कि जी बरतानिया में अगर जंग के दौरान इलेक्शन हो सकता है तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। और फिर वो हवाले दिए गए, 2002 के इलेक्शन की बात भी हुई, 2008 के इलेक्शन की बात हुई, 2007 में बेनज़ीर की शहादत का जिक्र भी हुआ, फिर 2013 की भी बात की गई, उससे पहले के जो इलेक्शन हैं उसके बारे में भी बात की गई। और फिर ये भी कहा गया जी कि इलेक्शन कमीशन जो है, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो इस ओहदे के लिए जिस पर वो बराजमान है इसके लिए इंतहाई नामौजू गैर मौजू शख्स हैं। और वो मैं ये समझता हूँ कि इस ओहदे की जो तनख्वाह उनको मिल रही है और वो मराहत जो मिल रही हैं ये कौमी खजाने पर बोझ है। एक शख्स जिसकी कानूनी और आईनी जिम्मेदारी ये है कि उसने इलेक्शन कराना है और वो इलेक्शन से भाग रहा है। अब अगर ये बात या ये उज़र मान लिया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही इन्होंने कहा था कि जी हम 2022 में भी इलेक्शन करा सकते हैं। फिर इन्होंने जी ये बात की कि जी अगर हमें फंड्स दे दिए जाए तो हम इलेक्शन करा लेंगे। अब जब फंड्स वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म जारी कर दिया कि आपने फंड्स देने हैं, तो अब ये कहते हैं कि जी अगर इलेक्शन कराए गए तो मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। खौफे खुदा करे, आपका अनारकी से क्या ताल्लुक है। आप ये बुनियादी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला है तो ये उन्होंने देखना है। आपको किसने कह दिया कि अनारकी, ये बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन जाकर
सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं ये खेल रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये अपने ओहदे से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि इनके खिलाफ जो है वो इनका रेफरेंस फाइल करना चाहिए। ये बिल्कुल एक पार्टी बने हुए हैं और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इनकी मौजूदगी में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ साथ फिर वजारत दिफा ने भी ये कहा कि जी फोर्सेज अवेलेबल नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आती कि वजारत दिफा जो है अच्छा, उस हवाले से एक बात जो है वो बड़ी मुज़िका खेज भी और किसी हद तक मजाक उड़ाया सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा आसिफ साहब ने। उन्होंने कहा कि जी ये 21 अरब रुपए जो है वो उन पे ईद मुबारक लिख लें और वो छाप लें और फिर बाद में बच्चों में तकसीम भी कर दे। तो इस हवाले से उन्होंने अपना मतलब ये है कि जहां मुल्क का वजीर दिफा इस किस्म की सतही और आमियाना स्टेटमेंट देगा और ट्वीट करेगा तो फिर अल्लाह ही हाफिज है बाकी इदारों का भी। और फिर वजारत दिफा की जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी कि जी मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाए। अब वजारत दिफा जो है, मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन इन माजरत के साथ कि वजारत दिफा जो है वो कोई मामा है किसी का इलेक्शन के हवाले से। वजारत दिफा का क्या काम है कि वो ये कहे कि जी इलेक्शन एक दिन में कराए जाए। ये मतलब है अभी भी वो बदमाशी जारी है इनकी, जो ये गुज़श्ता 75 साल से ये बदमाशी कर रहे हैं। वजारत कल को अगर ये इजाजत दे दी जाए हर इदारे को, तो कल को जो है वो डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर में बैठ के ये कहे कि जी रोजे और रोजों में जो है वो काम होता नहीं है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है या मैं जिस्मानी तौर पर इस काबिल नहीं होता, तो एक महीना जो है वो डिप्टी कमिश्नर काम नहीं करेगा। तो फिर भाई आप सीट पे क्यों बैठे हैं? वजारत दिफा का काम है बुनियादी तौर पर कि उन्होंने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है और जहां जरूरत होगी कानून नाफिज करने वाले इदारों की वहां वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। अब ये कहना कि जी हमारे पास लोग नहीं है या हम कर नहीं सकते, तो फिर अब आप झक मार रहे हैं, आप सरकारी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं, आप अपने नौकरियों से इस्तीफा दें और घर जाएं। ये कह देना कि जी हम अवेलेबल नहीं है, भाई आप ये बात करने वाले कौन होते हैं कि आप अवेलेबल नहीं है? आप कानूनन और आईनी अगर उसको सामने रखा जाए तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान के किसी भी काम जो भी इस सिलसिले में दिए जाए या किसी अदालत की तरफ से दिए जाए, आप इनकार नहीं कर सकते कि जी हम अवेलेबल नहीं है। आप पैसे ही अवेलेबल होने के लेते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या क्या कर रहे हैं? फिर आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप कौमी खजाने पर बोझ हैं। ये आवाम अपना पेट काट के करोड़ों अरबों रुपए जो है वो आपकी तनख्वाहों पे खर्च कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आपकी तरफ से ये जवाब है कि जी हम अवेलेबल नहीं है। और फिर एक बड़ा अजीब सा तजाद था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वजारत दिफा की एप्लीकेशन जो है ये नाकाबिल समाअत है। तो नाजरीन, वो खेल जो गुज़श्ता काफी अरसे से खेला जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ जिस तरह उस पर रिएक्ट करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट की भी हमें इस कौम को कोई जरूरत नहीं है। आप भी फिर कौमी खजाने पर बोझ हैं, आवाम पर बोझ हैं। आपकी तमाम तर मराहत जो है ये खत्म होनी चाहिए। हाँ, अगर आप फैसला नहीं कर सकते तो ये और बात है, लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है तो बहरहाल उस फैसले पर अमल दरामद कराना जो है मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक अपनी इस जिम्मेदारी को उस तरह पूरा करने में जो है वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। एक लीनियट व्यू जो है वो लिया जा रहा है, खामखा उसकी जरूरत नहीं है। शायद उसकी रीजन ये है कि वो जो मुलाकात हुई है कुछ लोगों से चीफ जस्टिस साहब की, शायद वो इसमें इस मुलाकात की वजह से वो लीनियट व्यू दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आईनी और कानूनी तौर पर इस लीनियट व्यू की कतन कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना फैसला मौजूद है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होगा, और अगर वो नहीं हो रहा तो वो लोग जो इलेक्शन कराने में रुकावट है उन सबको तौहीन अदालत के नोटिस जारी होने चाहिए और वो तमाम लोग वो प्रोसीड होने चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। इसके साथ साथ जो है वो आज काजी फायज ईसा साहब जो हैं उन्होंने फिर एक नई मतलब है, जैसे वो पहले भी उन्होंने बात की थी और उनका जो फैसला था और जो उनके कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी और उनके कुछ ऐसे इकदाम थे जिससे ये महसूस होता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकसीम है। आज भी उन्होंने वही बात की है कि जी 184(3) का जो इख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट है, यानी ये किसी चीफ जस्टिस का नहीं है। तो आज फिर एक ऐसी बात उन्होंने की है जो मैं समझता हूँ दोबारा उसकी जरूरत नहीं थी करने की। जजेस जो हैं कहते हैं कि उनके फैसले बोलते हैं, उनको खुद बोलना नहीं चाहिए टीवी पर आकर या मीडिया पर आकर, लेकिन पता नहीं काजी फायज ईसा साहब को शायद शौक है। इंतहाई माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है, लेकिन उनका जो कंडक्ट है, जो उनका तर्ज अमल है वो बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट के जज के शायान शान नहीं है।
قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ان کی جو شہرت ہے اور ان کے بارے میں جو لوگوں میں گفتگو ہوتی ہے، ایون دین ان کے ساتھی ججز میں بھی، اب اس کو یہاں ذکر کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سپریم کورٹ کی عزت جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں نے کل کی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کسی کے اشارے پر پی ڈی ایم جو ہے وہ مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ سب سے زیادہ مخالف جو ہے پی ڈی ایم میں اس وقت فضل الرحمان صاحب ہیں، جو عمران خان سے مذاکرات کے قطعاً حامی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی سیاسی قوت نہیں ہے۔ اب فضل الرحمان جیسا شخص اس کو کون سمجھائے کہ ملک میں اس وقت سیاسی قوت ہی ایک ہے اور وہ عمران خان ہے۔ آپ سیاسی قوت نہیں ہیں، آپ مذہبی قوت میں سمجھتا ہوں ضرور ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب کی جو عمران خان سے ناراضگی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا خیبر پختونخوا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اس قلعے میں جو ہے وہ پہلے نقب لگائی، پھر درار ڈالی، اور اب اس قلعے پر عمران خان صاحب نے قبضہ کر لیا۔ تو وہ سیٹس جو پہلے عمران خان صاحب کی جماعت کے بننے سے پہلے اور الیکشن سے وہ ہونے سے پہلے فضل الرحمان صاحب کو ملتی تھی کے پی کے میں، اب وہ سیٹس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی اور ان کی جماعت جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کو نہیں مل رہی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آ کر ہمارا بہت زیادہ نقصان کیا ہے سیاسی طور پر۔ اور یہ کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کے کینڈیڈیٹ جو علی امین گنڈا پورا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شکست دی تھی۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں کہ عمران خان سے کسی صورت مذاکرات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اس پہ کام بھی شروع ہو گیا، اور فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے اب سے تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ بھی ٹی آئی خان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، اب اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے لیے تو بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس وقت یہ مملکت پاکستان، جس کو کچھ لوگ مملکت خداداد بھی کہتے ہیں، یہ بغیر آئین اور قانون کے چل رہی ہے۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے 90 ڈیز میں ہوں گے، لیکن اب تک الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکے، اور پھر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکے، سپریم کورٹ میں آج ایک اور بات بھی کی گئی ہے کہ نگران حکومتیں جو ہیں ان پر بھی پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات کی تھی کہ نگران حکومتیں بہرحال ان کی ایک ٹینور اور ان کی ایک مدت ہوتی ہے، اور اگر اس مدت سے زیادہ وہ جائیں گی تو پھر ان کا وجود جو ہے وہ بہرحال کم از کم آئینی اور قانونی نہیں ہوگا۔ تو 14 جنوری سے لے کے 14 مارچ تک 14 اپریل تک یہ جو 90 ڈیز تھے یہ پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو نگران حکومتیں جہاں بھی قائم ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی، تو اگر وہ کام کر رہی ہیں تو ان کا وہ کام بہرحال غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ بول کے جو مارکیٹنگ ہیڈ تھے آکاش رام، انہیں آج 9 دن ہو گئے ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ تو پاکستان کے وہ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اور وہ ایجنسیز جو تنخواہ اس چیز کی لیتے ہیں، جن کو مراعات اس چیز کے لیے ملتی ہیں کہ انہوں نے اس قسم کے جرائم اگر ہوں گے تو ان کو روکنا ہے اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ادارے خود اس قسم کے جرائم میں ملوث ہیں، اور ان کی عدم بازیابی جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج اسلام آباد کی عدالت میں بھی ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور وہ شخص جس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ پولیس حراست میں تھا۔ تو عمران خان صاحب کا وہ بیان یا ان کا وہ درخواست کرنا ہائی کورٹ میں کہ جی میری جان کو خطرات لاحق ہیں اور یہ جگہ غیر محفوظ ہے، آج اس کی پھر ایک تصدیق ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی جس کو سیکیورٹی تحفظ نہیں فراہم کر سکتی وہاں کی اسلام آباد پولیس، وہ عمران خان جیسے ایک لیڈر کو اور ایک بڑی پاپولر پارٹی کے سربراہ کو کیسے تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں جو یہ آج کی پروسیڈنگ تھی اس پہ پھر اصل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہرحال عید کے بعد ہوگی، کیونکہ 5 چھٹیاں ہیں عید کی، تو اس سے پھر جو کچھ بھی ہوا اس پہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔